टॉपिक है वो है मुगलों का पतन, यानी कि फैक्ट और कंसेप्ट बेस पे इसको कराएंगे आपको। जो है देखिए, सबसे पहले देखिए हमारे क्रोनोलॉजी की बात करते हैं। मुगल साम्राज्य देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है इनके जो उत्तराधिकारी आए हैं, देखिए सबसे पहले देखिए बहादुर शाह प्रथम की बात करते हैं, जानदार शाह की बात करते हैं, फरुखशेर की बात करें, रफी दरजात की बात करते हैं, रफी उद्दौला की बात करें, मोहम्मद शाह या फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम और अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। अब देखिए जो है मुगलों का जो पतन है इसको हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे आपके साथ। जो है अब जो है ये सिविल सर्विस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और हरियाणा सिविल सर्विस अन्य प्रांतीय पीसीएस के जो भी मई जून जुलाई में आयोजित होगी उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए हम देखिए बात करते हैं मुगल साम्राज्य का पतन। अब मुगल साम्राज्य के पतन में देखिए हमारा देखिए जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कहें 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब के बाद के भारतीय इतिहास को हम उत्तर मुगल काल या मुगल उत्तर काल के नाम से भी जाना जाता है। मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना मध्यकालीन भारत का अंत कर देती है और आधुनिक भारत की नींव डाल देती है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात देखिए हमारा आने वाले 52 वर्षों में 8 मुगल शासक या कह सकते हैं 8 सम्राटों ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार जमाया है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र में जो है जो उसके पुत्र थे कौन कौन थे, तो मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंतर्गत देखा जाए तो मुअज्जम सफल रहा। औरंगजेब की नीतियों का प्रबल जो सर्वाधिक विरोधी था उसका पुत्र शहजादा अकबर, पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, जिसमें मुअज्जम काबुल का सूबेदार था, आजम गुजरात का सूबेदार था और वहीं पर कामबख्श जो है वो बीजापुर का सूबेदार था। जाजों में जून 1707 में लड़े गए युद्ध में या उत्तराधिकारी युद्ध में मुअज्जम की सेना ने आजम को परास्त कर दिया और मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वहीं पर देखिए हम 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठता है। अब देखिए हमारा जो बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल है वो हमारा 1707 से 1712 तक है। देखिए है अब इसके टाइम में क्या खास घटना नहीं, देखिए घटना तो बहुत सारी घटी है पर जो खास जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। देखिए है अब बहादुर शाह प्रथम की हम बात करते हैं। देखिए बहादुर शाह प्रथम 65 वर्ष की अवस्था में मुगल सम्राट बना, यानी जिस समय बहादुर शाह प्रथम मुगल सम्राट बना उस समय उसकी आयु 65 वर्ष के लगभग थी। बहादुर शाह ने मराठा और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई, यानी मित्रवत व्यवहार किया। और वहीं पर देखिए 1683 में बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से रिहा कर दिया है। 1711 में एक डच प्रतिनिधि मंडल जेसुआ कैंटेलार के नेतृत्व में बहादुर शाह के दरबार में आया। वहीं पर देखिए बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए घृणित जजिया कर को वसूली भी बंद करवा दी, मतलब देखिए इसने जजिया कर की वसूली भी बंद कराई। वहीं पर यह है सिख नेता कौन थे, मतलब यह इसके टाइम में बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है।
वहीं पर 10वें गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में बहादुर शाह ने उन्हें खिल्लत और उच्च मनसब प्रदान किया। वहीं पर देखिए इतिहासकार जो है हमारे जो है एक थे मतलब जो है उनका नाम था खफी खान। खफी खान ने कहा है बहादुर शाह राजकीय कार्यों में इतने अधिक लापरवाह थे कि लोग उसे साहे बेखबर भी कहने लगे। मतलब देखिए जो है जब तक औरंगजेब था, औरंगजेब तक से पहले जो सम्राट हुए मुगल शासक, उन्होंने अपने सत्ता को बड़ा ध्यान रखा और उसको केंद्रीय प्रशासन को बड़े नियंत्रण में रखा। जैसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी आते हैं, उन्होंने मतलब जो है लापरवाही दिखाई है, जिन उद्देश्यों को लेकर इसलिए उनके प्रति बेरुख हो गए, तो मतलब जो है ये डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो गया। देखिए अगर हम बहादुर शाह प्रथम के बाद हमारे जो शासक बनते हैं, मुगल सम्राट जो बनते हैं, वो बनते हैं हमारे जहांदार शाह, जो 1712 से लेकर 1713 तक इसने शासन करते हैं। अब जहां देखिए मतलब बात करते हैं, देखिए उत्तराधिकारी के युद्ध में बहादुर शाह के एक योग्य बेटे जहांदार शाह ने अपने भाई अजीम उस शान और रफी उस शान तथा जहान शाह की हत्या करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। मतलब देखिए मतलब है यहां पर भी उत्तराधिकारी की बात आ रही है। और जहांदार ने सिंहासन प्राप्त करने में तात्कालीन शक्तिशाली अमीर जुल्फकार खां की सहायता ली। जहांदार शाह के शासनकाल के बारे में खफी खां ने लिखा है, नया शासनकाल चरणों और गायकों, नर्तकी और नाट्य के कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत ही अनुकूल युग था। मतलब देखिए इसमें जो है ये प्रशासनिक कार्य में भाग लेके बाकी जो है अपने जो है विलासता में जीवन व्यतीत करने लगे। वहीं पर जो है अधिक भ्रष्ट और अनैतिक आचरण वाले जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवर का काफी प्रभाव था। जहांदार शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार भी बनाया था। मतलब जहांदार ने जिसको जयसिंह को जो है। वहीं पर बहादुर शाह ने मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि के साथ गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहीं पर देखिए अजीमो शान के पुत्र फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से 11 फरवरी 1713 में जहांदार की हत्या करवा दी। मतलब यह है अजीम शान के पुत्र फर्रुखशियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से 11 फरवरी 1713 को जहांदार की हत्या करा दी। जहांदार शाह को लोग लंपार्ट मूर्ख भी कहते थे। अब देखिए यहां पर जहांदार के बाद हमारे शासक आ जाते हैं, ये आते हैं हमारे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो है 1713 से लेकर 1719 तक इन्होंने शासन करते हैं। अब इसके टाइम की अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे फर्रुखशियर को मुगल सिंहासन सैयद बंधु कौन से अब्दुल्ला खां हुसैन अली खां 12 के सहयोग से मिला था। अब देखिए मतलब जो है जो फर्रुखशियर को शासन मिला था वो अली बंधु या फिर कह सकते सैयद बंधु के नाम से इन लोगों ने इसको शासक बनाया था। सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के अमीर थे और फर्रुखशियर ने अब्दुल खां के साम्राज्य के वजीर के पद पर और हुसैन अली को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया। इस समय ईरानी तुरानी हिंदुस्तानी गुट के अमीर मुगल राज दरबार में सक्रिय थे। तुरानी मध्य एशिया मूल ईरान, फारस और खुरासान के, हिंदुस्तानी विदेशी मूल के वे मुसलमान थे जिनका जन्म हिंदुस्तान में हुआ था। अब देखिए फर्रुखशियर ने तुरानी गुट के एक अन्य अमीर निजामुल मुल्क और चिनक्लिच खां को दक्कन के 6 मुगल सूबे की सूबेदारी प्रदान की। वहीं पर देखिए फर्रुखशियर ने मिर्जा राजा जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। सिख नेता बंदा बहादुर की फर्रुखशियर के समय में 1716 ईस्वी में हत्या करा दी गई। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखशियर ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। सैयद बंधुओं ने 19 जून 1719 को
फ्रिक्शर को सिंहासन से अपदस्थ करके उसकी हत्या करा दी। अब फ्रिक्शर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने दो मतलब जो है मतलब के शासक है रफी उदौला और रफी उदुरजात को मुगल शासक बनाया। देखिए रफी उदुरजात ये 1719 में बना और रफी उदौला 1902 में बने। ये कठपुतली मात्र शासक थे, बाकी सारे की जो सत्ता का जो उपभोग कर रहे थे वो सैयद बंधु कर रहे थे है। वहीं पर जो है रफी उदुरजात सबसे कम समय तक यानी 25 फरवरी से 4 जून 1719 तक शासन करने वाला मुगल बादशाह था। यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस मुगल शासक का नाम है जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, उसका नाम था रफी उदुरजात, है क्या। उसकी मृत्यु अक्षय रोग से हुई थी। रफी उदौला शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठा था। अब कई बार ऐसा शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ कौन शासक बैठा था, वह है रफी उदौला। और रफी उसान के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद शाहजहां द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर को सैयद बंधुओं ने अगला मुगल शासक बनाया। अब देखिए यहां पर देखिए रोशन अख्तर मतलब कुछ टाइम के लिए आता है, देखिए आप जो है। उसके बाद रफी उदौला 6 जून से 17 सितंबर 1718 की मृत्यु पेचिश से हो जाती है। वहीं पर फ्रिक्शर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर भी कहा गया है। यहां पर फ्रिक्शर की बात हो रही है। अब उसके बाद देखिए इसके बाद हमारे जो शासक आते हैं, फिर हमारे आते हैं मतलब मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का 1719 से लेके 1748 तक ये शासन करते हैं। अब देखिए जो है मोहम्मद शाह रोशन अख्तर सैयद बंधुओं के सहयोग से सितंबर 1718 को मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ मुगल राज सिंहासन पर बैठते हैं। और मोहम्मद शाह के शासन काल में निजामुल मुल्क के नेतृत्व में सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र की शुरुआत हुई। 1712 में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। अब देखिए सैयद बंधुओं की हत्या किसने करवाई, निजामुल मुल्क ने। देखिए आप 1722 में ही मोहम्मद शाह ने चिनक्लिच खां या फिर निजामुल मुल्क को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। 1724 में ही चिनक्लिच खां ने दक्खन में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह ने चिनक्लिच खां की स्वतंत्रता को मान्यता देते हुए उसे आसफ जहां की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने चिनक्लिच खां को कौन सी उपाधि दी थी, मतलब आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। वहीं पर देखिए मोहम्मद शाह के शासनकाल में बंगाल मुर्शिद कुली खान और अवध सादत खान, हैदराबाद निजामुल मुल्क, भरतपुर मथुरा बदन सिंह और गंगा यमुना के दबाव में कटेर रोहेला के नेतृत्व में और फरुखाबाद के बंगस नवाबों ने अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर दी। मतलब देखिए मोहम्मद शाह के में इन्होंने अपने आप को स्वतंत्रता स्थापित कर लिया। देखिए मतलब अंग्रेजों से अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कहां पर देखिए बंगाल में किसने की, मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान ने, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, भरतपुर मथुरा में बदन सिंह और गंगा यमुना के दबाव में कठेर के रोहिला के नेतृत्व में और फरुखाबाद के बंगस नेता नवाबों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। वहीं पर देखिए मोहम्मद शाह के समय में ही बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेनाएं शक्ति प्रदर्शन हेतु दिल्ली के पासर तक पहुंच गई, यानी दिल्ली तक पहुंच गई। देखिए आप जो है किसके समय, मोहम्मद शाह के समय। मोहम्मद शाह ने 1720 ईस्वी में मुगल शासकों द्वारा वसूल किए जाने वाले जजिया कर को मतलब अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। अब देखिए जजिया कर देखिए बहुत बार आता है, इसको अंतिम रूप से कौन समाप्त करता है, वो है मोहम्मद शाह। कौन से ईयर में, 1720 में करता है। वहीं पर देखिए मोहम्मद शाह के शासन काल में फारस के नादिर शाह ने 1738 से 1739 के बीच में भारत पर आक्रमण किया। अब नादिर शाह जो था मतलब जो है इसने भी मतलब जो है मोहम्मद शाह के समय में ही 1738-39 में आक्रमण किया। ईरान के नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध
नादिर शाह के भारत आक्रमण के समय बहादुर शाह ने उसके आक्रमण को रोकने का बहुत प्रयास किया। 13 फरवरी 1739 को हुए करनाल के युद्ध में मुगल सेना नादिर शाह से बुरी तरह से पराजित हुई। वहीं पर देखिए 20 मार्च 1739 को दिल्ली में प्रवेश कर नादिर शाह ने भयंकर कत्ले-आम के आदेश दिए, जिसमें 20,000 के करीब लोगों का कत्ल कर दिया गया। देखिए अब यह है, और नादिर शाह दिल्ली में कुल 57 दिन तक रहा और वहां पर लगातार लूटपाट करता रहा, यानी दिल्ली को बुरी तरह से लूटता रहा। निजामुल मुल्क ने 50 लाख हजार हर्जाने के रूप में देकर नादिर शाह को भारत से वापस जाने के लिए राजी कर लिया। किसने? निजामुल मुल्क ने। इसने प्रसिद्ध मुगल राज सिंहासन तख्त-ए-ताउश यानी शाहजहां द्वारा निर्मित और मुगल ताज में लगे विश्व का सर्वाधिक महंगा हीरा, जिसको कहते हैं हम कोहिनूर, जो ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है, को भी वापस जाते समय अपने साथ ले गया। वहीं पर देखिए जो है हमारा नादिर शाह भारत से वापसी 1739 में गया और 1747 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी 39 में गए, यहां से 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया, यानी नादिर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली। देखिए मतलब जो है इसमें पंजाब में एक बात कहावत होती थी कि भाई खादा पीदा अपना बाकी अब्दाली शाहदा, ये कोटेशन उस समय बहुत फेमस पंजाब में हो रही थी। अब देखिए यहां पर जो है अवध के नवाब सादत खान ने नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे न दे पाने पर सादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। अब देखिए यहां पर आत्महत्या की अगर बात करते हैं, यह है अवध के नवाब सादत खान से नादिर शाह ने 20 करोड़ रुपए मांगे थे, यानी जिसे न दे पाने सादत खान ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी या युग का मोती भी कहा जाता है। दुर्रे दुरानी मतलब युग का मोती भी कहा जाता है। देखिए इसमें देखिए हम बात करते हैं मतलब जो है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो है बहुत ही एक आक्रामक प्रवृत्ति का था, मतलब जो है अच्छा फेमस था, मतलब देखिए अब जो है अच्छा मतलब है इसने काफी युद्ध भी किए वहां पर। देखिए अब जो है अब उसके बाद देखिए मतलब जो है अहमद शाह अब्दाली ये इसमें देखिए हमारा जो है माछीवाड़ा के समीप मनपुर में अब्दाली की सेना ने को मार्च 1748 में शाहजादा अहमद शाह ने पराजित कर दिया। मतलब कैसे? माछीवाड़े के समीप मनपुर में अब्दाली की सेना को मार्च 1748 में शाहजादा अहमद शाह यानी मोहम्मद शाह का पुत्र है ने पराजित किया। मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम तथा हिजड़ों में बिताने तथा उसके असंयत तथा विलासी आचरण के कारण उसे रंगीला भी कहा जाता है। रंगीला क्या है? मोहम्मद शाह को कहा जाता है। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला शासक हमारा बहादुर यानी बादशाह अहमद शाह हुआ हमारा। देखिए यानी अहमद शाह देखिए हमारा जो है अहमद शाह ने जो शासन किया वो है हमारे जो है 1748 से लेके 1754 तक, यानी कि ये अहमद शाह की बात हो रही है हमारी जो है। अब अहमद शाह देख का शासन काल 1748 से 1754 तक था। अहमद शाह ने अवध के सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अहमद शाह के समय में ही अब्दाली ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया, यानी किसके काल में? अहमद शाह के समय में ही अब्दाली ने भारत पर 1748 से लेकर 1759 के बीच में 5 बार आक्रमण किया। अब्दाली ने 1767 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रोहिला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दी थी। मतलब देखिए जो है नजीबुद्दौला रोहिला सरदार था जो है। वहीं पर जो है
इमाद उल मुल्क ने सफदरजंग को अपदस्थ करके मुगल साम्राज्य का वजीर बना। यानी कौन था? इमादुल मुल्क जो है। 2 जून 1754 को वजीर इमाद ने मराठों के सहयोग से अहमद शाह को अपदस्थ करके अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। मतलब यह है अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1754 से लेकर 1759 तक था। नेक्स्ट बादशाह हमारे आते हैं आलमगीर द्वितीय की बात आती है। अब देखिए आलमगीर द्वितीय के समय देखिए हमारे जो है 29 नवंबर 1759 को बहादुर शाह की हत्या के बाद अली गौहर शाह आलम द्वितीय की उपाधि के साथ मुगल बादशाह बना। यानी अली गौहर जो है क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय की मतलब जो है उपाधि के साथ भारत का शासक बना। अब देखिए शाह आलम का जो शासनकाल था वो 1759 से लेके 1806 तक था। मतलब जो है ये शाह आलम इसका शासन 1759 से 1806 तक था जो है। अब देखिए यहां पर जो है हम शाह आलम द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के सम्राट थे। शाह आलम द्वितीय को 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी थी। यानी देखिए बक्सर में शाह आलम द्वितीय की बात हो रही है। संधि के बाद ही बहादुर शाह को वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनरता बनकर रहना पड़ा। वहीं पर देखिए 1712 ईस्वी में मराठा सरदार महादजी सिंधिया ने पेंशन भोगी शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर राजधानी दिल्ली के मुगल सिंहासन पर बिठाया। किसने? महाराजा मानी महादजी सिंधिया ने जो है। अब वहीं पर देखिए 1780 में रोहिला सरदार गुलाम कादिर ने सम्राट को अंधा करवा दिया और 1806 में शाह आलम की हत्या करवा दी। किसने? गुलाम कादिर ने जो है। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यह बात हो रही है हमारी 1803 की बात हो रही है। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय और अगला मुगल बादशाह बना। यानी कि अकबर द्वितीय, देखिए अकबर द्वितीय का टाइम था 1806 से 1837 तक। ये सिर्फ कठपुतली मात्र थे जो है। यानी कि मतलब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कृपा पर नामात्र का जो बादशाह था वो है हमारा अकबर द्वितीय। यानी कि मतलब जो है शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी पर नाम अकबर द्वितीय का था। मैंने मुगल शासक अकबर द्वितीय था जो कठपुतली मात्र था, उनके संरक्षण में काम कर रहा था। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अकबर के समय में ही बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गए थे। यानी कि जो है इनकी जो बादशाह थे जो पूरा सब पे अधिकार अंग्रेजों का हो गया था और बाकी इनकी बादशाह जो है लाल किले तक सिमट गई थी। उसी के बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट अगला सम्राट आता है वो आता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है 1837 से लेके 1858 तक, मतलब देखिए 1857 की बात कर रहे हैं, 58 कहते हैं जो है। यह भारत में मुगलों का 19वां और अंतिम बादशाह था। यानी 19वां बहादुर शाह द्वितीय। तो कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मुगल शासकों में 19वां शासक कौन सा था। अब ये था देखिए जो है बहादुर शाह द्वितीय की बात हो रही है। इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके समय में 1857 का विद्रोह हुआ और बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1762 में ही बहादुर शाह की मृत्यु हो गई और मुगल वंश समाप्त हो गया। वहीं पर देखिए अब अगर हम बात करते हैं अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से उपशायरी भी लिखा करता था। 1857 के विद्रोह में यह साथ देने के कारण ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके रंगून निर्वासित कर दिया था और 1862 के अंतिम से मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई थी। वहीं पर देखिए सैयद बंधुओं के उत्तर मुगल काल में शासक निर्माता की उपाधि भी दी गई है। किनको? शासक निर्माता कौन थे? किंग मेकर, मतलब सैयद बंधु की बात हो रही है। अब सैयद बंधु ने कुल 6 मुगल शहजादों को बादशाह बनाया। जो कौन कौन थे देखिए इसमें जो है, एक तो
रफी उदौला था, दूसरा नेकेशियर था, फर्रुखशियर था, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद शाह। ये देखिए इन्होंने जो है सैयद बंधुओं ने इनका शासक बनाया था। देखिए वैसे तो उसमें डिक्लाइन में बहुत सारे कारण बनते हैं देखा जाए तो, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी की बात करते हैं, शासन को मेंटेन की बात करते हैं, राजपूत नीति की बात करते हैं हम जो है, सुलह कुल की नीति का ना अपनाया जाना, बहुत सारी चीजें जो है मुगल के पतनों में सहायक रहे। अब इसके पतन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए यहीं से मुगलों का पतन हो जाता है, मध्य काल का पतन हो जाता है और आधुनिक काल का नया सवेरा स्टार्ट हो जाता है। चलिए